हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो रहेगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा था। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक केस की हियरिंग स्टार्ट हुई थी जिसमें एक मैरिड वुमेन ने रिक्वेस्ट किया था कि उसकी 26 वीक प्रेगनेंसी को एंड करने की परमिशन दे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। इस केस के दौरान काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो क्रूशियल क्वेश्चंस हैं वो रेज हुए एंड जो बेसिकली आप कह सकते हो कि क्रूशियल जो क्वेश्चंस थे वो डिसीजनल ऑटोनॉमी ऑफ अ वुमेन टू अबॉर्ट पर बेस्ड थे एंड जो आपका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए। ठीक है। एंड ड्यूरिंग द हियरिंग आपके दो वाइटल डिस्कशंस आपके अराइज हो गए। एक तो था कि फीटल वाइबिलिटी को लेकर इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी रेज हुए, डिस्कशंस हुए एंड जो राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड हैं उसके ऊपर भी। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो करंट डेवलपमेंट ये है कि अब तक ये जो केस है इसकी हियरिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है एंड इसमें कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है इस जो प्ली डाली गई थी कि 26 वीक प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने की परमिशन दी जाए, उसके लिए कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। हम समझ लेते हैं कि वो ऐसा क्यों हुआ है और क्या डिस्कशन है हमारे इस मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के ऊपर। ये केस था आपके 27 ईयर ओल्ड वुमेन का था जिनके ऑलरेडी 2 सन्स थे। ठीक है, ऑलरेडी उनके पास 2 बच्चे पहले से ही हो चुके हैं। लेकिन जो ये अभी करंट प्रेगनेंसी है ना, ये आपकी अनप्लैंड थी, उनकी अनप्लैंड थी एंड उन्होंने ये एक आर्ग्यूमेंट दिया कि ये ना जो मेरी फैमिली इनकम है वो इनसफिशिएंट है कि हम एक और अदर चाइल्ड को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और मैं खुद भी, मतलब फीमेल ने खुद ही कहा कि वो भी खुद एक राइट मेंटल फ्रेम में नहीं है कि वो तीसरे बच्चे को टेक केयर कर सके, क्योंकि ना उन्हें कुछ टाइम पहले ही अभी भी वो मेडिकेशंस पे थी जब उन्हें पोस्ट पार्टम डिप्रेशन इन्हें हुआ था। ठीक है, जो उनको उनकी सेकेंड चाइल्ड के बर्थ के बाद हुआ था। जो विमेन होती है ना आफ्टर गिविंग बर्थ उनके हॉर्मोन्स में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। कभी कभी जो विमेन है उन्हें जो डिलीवरी के बाद डिप्रेशन का जो सामना है वो करना पड़ जाता है। उसी को ये बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। उनको जो ये फीमेल थी जिन्होंने ये केस आपका फाइल किया है उनको भी यही प्रॉब्लम थी। 9 अक्टूबर को क्या हुआ कि जो 2 जज बेंच है, जस्टिस हीमा कौली एंड जस्टिस बीवी नागरत्ना मैम, इन दोनों के पास ये केस आया था। तो उस टाइम पर उन्होंने केस में तो दोनों ही जो जस्टिस है उन्होंने बोल दिया था कि हाँ ठीक है भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के फेलियर की वजह से अगर हम इस अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने को कहते हैं ना तो ये एक तरीके से इनके ऊपर एक फोर्स्ड प्रेगनेंसी होगी। हमें अलाउ कर देना चाहिए कि भाई चलो 24 वीक से ऊपर की बात होगी, कर देते हैं अलाउ। लेकिन 10 अक्टूबर को क्या हुआ कि एम्स के जो डॉक्टर है, एम्स दिल्ली के जो एक डॉक्टर है, उन्होंने एक क्वेश्चन रखा जस्टिस के सामने कि क्या मतलब सेंटर आप बता सकते हो, मतलब जस्टिस से ही पूछा गया था कि आप बता सकते हैं कि क्या जो डॉक्टर्स हैं वो फीटस की हार्ट बीट को पहले रोकते बिफोर टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, क्योंकि जो आपका फीटस है वो अभी करंटली वाइबल है एंड उसके पास काफ़ी ज़्यादा वो पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि वो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, उनका फीटस जो है वो वाइबल है। आप बता दीजिए क्या हम उसे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने से पहले फीटस की हार्ट बीट रोक दें। ठीक है, उसके बाद 11 अक्टूबर को क्या हुआ कि जब ये रिपोर्ट पूरी एम्स डॉक्टर की पढ़ी उन्होंने, फिर उसके बाद जो जजेस हैं उनका जो डिसीज़न था वो ऑलमोस्ट स्प्लिट हो गया। मतलब एक जो जस्टिस हैं दैट इज़ जस्टिस नागरत्ना मैम जो हैं, उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई, हमें पिटिशनर का डिसीज़न जो है अबॉर्ट करने का उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन जो जस्टिस कोहली हैं उन्होंने कहा कि उनका जो जुडिशियल कॉन्साइंस है वो उन्हें परमिट नहीं करता कि भाई वो इस तरह की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अब ये जो हम बात कर रहे हैं
कि भाई करने दे करने ना दे, इसको समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं आपका इंडिया में लॉ कहता क्या है। ठीक है, सो इंडिया में जो लॉ आपका डील करता है विद द अबॉर्शंस, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है। ये एक्ट आपका आया था 1971 में आया था, एंड इसको फिर इसके बाद आपका अमेंड कर दिया गया था इन 2021। इसको डिटेल में जानने से पहले हम ज़रा इस केस को समझ लेते हैं। ठीक है, सो ये आपके समझने के लिए बेसिक आपको कुछ प्रोविज़न मैंने दिए हैं यहाँ पर ऑफ 2021 का जो लॉ है उसके। तो देखिए, इस लॉ के अकॉर्डिंग 2021 के अमेंडमेंट के बाद ये कह दिया गया कि अगर प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स करनी है, सो आप एक डॉक्टर की एडवाइस पे ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक्स तक के बीच की प्रेगनेंसी को अगर आपको अबॉर्ट करना है, तो कहते हैं कि 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो डॉक्टर्स है, 2 डॉक्टर्स की आपको परमिशन लेनी होगी। ठीक है, एंड इन्होंने बोला कि ये आप सिर्फ तभी कर सकते हो, कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ सर्टेन ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके अंडर ही आप 20 से 24 वीक्स की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हो। अब ये जो लिस्ट है कि कौन कौन सी कैटेगरी अबॉर्ट कर सकती है 20 से 24 वीक्स के विद इन, वो आपकी इस एक्ट में सेक्शन 3B में दिया हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 3B ये कहा गया है कि एक पूरी लिस्ट है जिसमें ये कहा गया है कि जैसे कोई मान लो रेप केस है जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट हुआ वुमेन के साथ, या फिर माइनर का रेप केस है, कोई भी वुमेन आपकी विद एनी डिसेबिलिटी है, या कोई मैरिटल जो स्टेटस है विमेन का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेंज हो जाता है और फिर उसको अबॉर्ट करने का डिसीज़न लेना पड़ता है। सो इन स्पेशल कैटेगरीज़ के अंडर 20 से 24 वीक्स की जो प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, एंड ये जो आपका अगर हम कहते हैं कि 24 वीक से ऊपर क्या कोई अबॉर्ट कर सकता है, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आफ्टर 24 वीक्स जो स्टेट मेडिकल बोर्ड है वहाँ से आपको परमिशन लेनी होगी। ठीक है, एंड वो जो आपको प्रेगनेंसी के लिए अब अलाउ करेंगे ना, जो मेडिकल बोर्ड अलाउ करेगा टर्मिनेट करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ फीटल अबनॉर्मलिटी के केस पर ही करेगा। सब्सटेंशियल आपकी फीटल अबनॉर्मलिटी होनी चाहिए, उसके बेसिस पे ही आपका स्टेट मेडिकल बोर्ड अलाउ करता है। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि 24 हफ्तों से ऊपर की कभी प्रेगनेंसी कोर्ट ने अलाउ की हो। सो आंसर इज़ येस, इवन 26 हफ्तों से ऊपर की भी प्रेगनेंसी कोर्ट ने अलाउ की हुई है। जैसे कि 21 अगस्त को जस्टिस नागरत्ना मैम ने एक केस को हैंडल किया था जिसमें एक रेप सर्वाइवर का केस था वो, एंड उनकी जो प्रेगनेंसी थी वो 27 वीक्स 3 डेज़ की थी। ठीक है, एंड उसको मैम ने अलाउ कर दिया था कि या यू कैन डू इट। इवन 2022 में सितंबर में जस्टिस चंद्रचूड़ जो अभी CJI हैं, उस टाइम पर नहीं थे, उन्होंने भी अलाउ कर दिया था अबॉर्शन बाय ए अनमैरिड वुमेन जिनकी प्रेगनेंसी थी 24 वीक्स की, एंड वो उस टाइम पर एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थे। तो उस टाइम भी बेंच ने यही कहा था कि है ना, जो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ हमें जाना चाहिए क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है। सो जो फैमिली स्ट्रक्चर है ना वो भी चेंज हो रहा है, तो लॉ को भी उसी के साथ साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर हम बात करें इस केस की, तो इस केस में भी तो क्या हो रहा है, आपका रिलेशनशिप कंसेंशुअल ही तो है क्योंकि मैरिड वुमेन है ना। सो मैरिड वुमेन होने की वजह से ये जो करंट आपका केस चल रहा है उसके लिए कहा गया है कि देखो यहाँ पर जो कंसेप्शन हुआ है ना, जो ये प्रेगनेंसी हुई है, ये कंसेंशुअल रिलेशनशिप की वजह से थी, ये कोई फोर्स्ड प्रेगनेंसी तो हुई नहीं। सो आप कैसे कर सकते हो कि 24 हफ्तों से ऊपर वाली प्रेगनेंसी को हम अबॉर्ट करने की परमिशन दे दें। ठीक है, सो ये एक आर्ग्यूमेंट दिया गया अभी था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेट केसेस में कभी ऐसा हुआ है, सो इवन गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 2017 में, अब ये केस अगर नाम में आपको याद रखना है नहीं रखना आपके ऊपर है। ठीक है, सो इस केस में भी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि हाँ आप 26 वीक्स की उस टाइम पे एक माइनर रेप के सर्वाइवर थी, उनको अलाउ कर दिया था गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कि हाँ जी आप कर लो, अलाउ है आपको।
ठीक है, अबॉर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि जो कोर्ट है, अगर हम समझें कि कोर्ट जो है, लॉ तो कहता है 24 हफ्ते से ऊपर वाली में सिर्फ फीटल अबनॉर्मलिटीज़ के केस में ही आप अलाउ कर सकते हो, राइट। लेकिन कोर्ट जो है वो आपकी देखते हैं, सरकमस्टेंसेस देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं कि आपका जो 24 वीक से अबव वाले जो केसेस हैं उनको भी अलाउ कर देते हैं, ठीक है। सो अब हम पहले एक बार देख लेते हैं कि फीटल वाइबिलिटी क्या होती है, एंड जो ये लॉ है, फीटल वाइबिलिटी आया कहाँ से है। लॉ में तो कहीं पे भी है ही नहीं है फीटल वाइबिलिटी का ये प्रिंसिपल। तो फीटल वाइबिलिटी का जो ये प्रिंसिपल है ना, ये 1973 यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से आया है, जो केस था रो वर्सेस वेड का, जिसके अंदर यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड किया था विमेंस को कि वो अबॉर्शन कर सकते हैं, ठीक है। एंड उन्होंने बोला था कहाँ तक कर सकते हो, अप टू द पॉइंट ऑफ फीटल वाइबिलिटी। अब फीटल वाइबिलिटी क्या होता है, ये वो टाइम पीरियड होता है जिसके बाद जो फीटस है आउटसाइड द मदर्स वूम एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब बच्चा जो है आपके मदर से अलग बाहर के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है, ये वो टाइम पीरियड होता है, तो उसको बोलते हैं फीटल वाइबिलिटी, ठीक है। सो जो फीटल वाइबिलिटी का टाइम पीरियड है वो 1973 में माना जाता था 28 वीक्स, मतलब 7 महीने के बाद वाला। लेकिन अब जो साइंटिफिक एडवांसमेंट हो चुकी है तो इस टाइम पीरियड को और डिक्रीज करके 23 to 24 वीक्स, मतलब 6 महीने तक पहुंचा दिया गया है। एंड ये आर्ग्यूमेंट भी दी जाती कि जो आप फीटल वाइबिलिटी का टाइम पीरियड की आप बात कर रहे हो ना, ये तो एक आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड है, सॉरी एक सेकेंड, ये जो टाइम पीरियड है ये एक आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड है, ठीक है। आप ऐसे ही अपनी तरफ से कोई स्टैंडर्ड रख रहे हो, साइंटिफिकली बेस्ड नहीं है ये कहते हैं, ठीक है, कुछ आर्ग्यूमेंट दिया जाता है ये। सो अब इंडिया की अगर हम बात करें, सो इंडिया का जो कोर्ट है वो इस लॉ को, जो हमारे पास ऑलरेडी है एमटीपी एक्ट है, उसको लेकर ये कहते हैं कि हमारा जो लॉ है ना इंडिया का, वो काफ़ी बैलेंस्ड आउट है, मतलब हम अनबॉर्न चाइल्ड एंड जो विमेन है दोनों के केसेस को, मतलब जो भी उनके दोनों के राइट्स हैं उनको ऑनर करता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर ऐसा केस नहीं होगा कभी भी जो रो वर्सेस वेड का हुआ था। सो मतलब जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिवली देखते हैं इस लॉ को, अपने अबॉर्शन के लॉज को। लेकिन अब क्रिटिसिज्म तो हर चीज़ का हो सकता है, तो इंडियन लॉज का भी क्रिटिसिज्म है जो आपको पता होना चाहिए। देखो पॉइंट क्या है, ये कहते हैं कि देखो आपने लॉ के अकॉर्डिंग ना टर्मिनेशन आफ्टर 24 वीक्स, इसकी डिसीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन से लेकर आपने डॉक्टर के ऊपर शिफ्ट कर दिया है कि डॉक्टर कहेगा हाँ तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड इसकी वजह से पता है क्या हो रहा है कि अब जो विमेन्स हैं उन्हें ज़्यादातर कहाँ जाना पड़ता है, कोर्ट के पास जाना पड़ता है। जो इस तरह का टाइम पीरियड होता है 20 हफ्ते के बाद वाला, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर 20 हफ्तों के बाद जो फीटस की डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, ठीक है। सो अबॉर्शन के जो रिस्क होते हैं ना, अबॉर्शन में कुछ भी डिफ़िकल्टी आने के रिस्क हैं, वो आपके इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस टाइम पीरियड के ऊपर फिर विमेन को कहाँ जाना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, आस्किंग फॉर परमिशन, अगर डॉक्टर मना कर दे तो, ठीक है। एंड एक और चीज़ बोली जो जाती है, सेकंड जो क्रिटिसिज्म किया जाता है वो ये बोलते हैं कि जो इंडियन लॉ लीगल फ्रेमवर्क है ना, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो वो ज़्यादा रिप्रोडक्टिव जो विमेन के राइट्स हैं, रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ विमेन, उनकी तरफ टिल्टेड है, ठीक है। ये कहते हैं जो राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड है इसके ऊपर तो आप कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इसकी तरफ टिल्टेड नहीं है आपका। अब राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड क्या हो सकता है, कि राइट टू लाइफ हो सकता है, कि भाई उसे ज़िंदा रहने का हक है, आप उसे मार क्यों रहे हो, ठीक है। सो इसी बेसिस पे कि आप जो अनबॉर्न चाइल्ड का राइट टू लाइफ है उसको आप यहाँ पर इतना कह रहे हैं ना कि तवज्जो नहीं दे रहे हो। सो 2005 में राजस्थान हाई कोर्ट में एक केस हुआ था, नंद किशोर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड इस केस के अंदर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एमटीपी एक्ट को चैलेंज किया था। अब उन्होंने किस ग्राउंड्स पे ये आपका चैलेंज किया था, उस टाइम पे ये कहा गया था कि ये जो आपका लॉ है ना, ये वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट टू लाइफ ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड। कह रहे अनबॉर्न चाइल्ड का भी तो राइट टू लाइफ होता है, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है राइट टू लाइफ।
सो आप इस बेस के ऊपर आप इस केस को क्या कर दो, सॉरी इस लॉ को क्या कर दो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दो, ठीक है। ये इस केस में कहा गया था, लेकिन है ना जो इस केस का कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, ठीक है, मतलब ये रिजेक्ट ही हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ कि एक और आपका जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि भाई राइट टू जो लाइफ है अनबॉर्न चाइल्ड का, उसको आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए अंडर दिस लॉ। वो ये भी आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि देखो आपके इंडिया में और भी ऐसे लॉज हैं जिसमें आपने जो राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड है उसको तवज्जो दी है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है आपने, जैसे कि सक्सेशन के जो लॉज है वहाँ पर। दूसरा जो सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है फीटस का बिफोर इट्स बर्थ, है ना, उसको आपने बैन किया था। तो इस लॉ के अंदर भी तो आपने राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड को इम्पोर्टेंस दी थी। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन लॉज में दिया नहीं जाता, ऑलरेडी दिया जाता है, बल्कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वहाँ पर जो सेक्शन 416 है, 416 है, वहाँ पर भी जो डेथ सेंटेंस है उसको पोस्टपोन करने का प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन आपकी उसको डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया जाता है तो उसकी जो डेथ सेंटेंस है उसको पोस्टपोन किया जाएगा जब तक बच्चा बर्थ ना हो जाए, ठीक है, जब तक डिलीवरी ना हो जाए। मतलब आपने राइट ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड जो है उसको आपने वहाँ पर प्रोटेक्ट किया है। सो कह रहे हैं कि एमटीपी एक्ट में आप क्यों नहीं कर रहे हो, आपको वहाँ पे भी करना चाहिए। आप तो वुमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस्ड हो। तो ये एक क्रिटिसिज्म दिया जाता है। अब थर्ड एक और क्रिटिसिज्म भी दिया जाता है, कहते हैं देखो जस्टिस के.एस. पुत्ता स्वामी रिटायर्ड जो थे उस टाइम पे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2017 का जो ये केस है, इस केस में आपने क्या बोला है कि कोर्ट ने उस टाइम पर ये रिकग्नाइज किया था कि वुमेन का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो रिप्रोडक्टिव चॉइसेस ले सके, ठीक है। अब ये उसका पर्सनल लिबर्टी का ही पार्ट है एज अंडर द आर्टिकल 21। ये उस टाइम पे इस केस में बोला गया था, कोर्ट ने रिकग्नाइज किया था कि वुमेन के पास रिप्रोडक्टिव चॉइस होने का ये जो राइट है ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 21 एज ए पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। तभी होगी जब भाई मेरे को रिप्रोडक्टिव चॉइसेस करने की चॉइसेस होंगी, तो वुमेन के लिए ये बोला गया था। सो उस टाइम पे क्या हुआ, नहीं सॉरी उस टाइम पे नहीं, फिर इसके बाद ये केस का जो रेफरेंस है ये देकर ये कहा जाता है कि देखो यहाँ पर आपने क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा रिप्रोडक्टिव राइट एंड प्राइवेसी ऑफ वुमेन को आपने इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन अगर आप लॉ में क्या कर रहे हो, आप ना यहाँ पर फंडामेंटली शिफ्ट कर रहे हो पावर अबॉर्ट करने की फ्रॉम वुमेन टू द डॉक्टर से। तो विमेन की रिप्रोडक्टिव राइट्स को भी आपने ज़्यादा ऑनर नहीं किया है यहाँ पे। आप तो जो टिल्ट है वो रिप्रोडक्टिव राइट्स की तरफ रखना चाह रहे थे, लेकिन वो भी आपने क्या किया है, डॉक्टर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो ये क्रिटिसिज्म दिया जाता है। तो पहला हो गया विमेन की जो पावर है अबॉर्शन कर सके, वो हो गया। सेकेंड आपका राइट ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड, वो हो गया। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एमटीपी एक्ट की। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था 1971 में। एंड ये क्यों लाया गया था, क्योंकि उस टाइम कुछ आपकी प्रोग्रेस हुई थी मेडिकल साइंस में जिसके थ्रू सेफ अबॉर्शंस पॉसिबल होने लग गए थे। सो ये एक्ट लाया गया, ठीक है। एंड इसके बाद यूनिवर्सल एक्सेस रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज को लेकर को प्रोवाइड करने के लिए इंडिया में 1971 का जो ये लॉ है इसको क्या कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया, ठीक है। अमेंडमेंट इस बेसिस पे की थी कि सभी को रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ सर्विसेज है उसका एक्सेस मिल सके, ठीक। सो 2026 का जो ये आपका अमेंडमेंट आया था ये आपका बेस्ड था कि जो भी लीगल अबॉर्शन सर्विसेज हैं ये आपकी ह्यूमैनिटेरियन और सोशल ग्राउंड्स के ऊपर दी जा रही हैं सभी को, ठीक है। अब हम ज़रा दोनों ही आपकी जो ये लॉज है एमटीपी एक्ट एंड जो आपका 2021 का जो ये लॉ है इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। सो देखो ये 1971 के अंदर क्या हुआ था कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है इसके लिए अगर आप कहते हो कि आपको अबॉर्शन करना है तो 1971 लॉ के अकॉर्डिंग आप सिर्फ और सिर्फ मैरिड वुमेन ही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन 2021 की अमेंडमेंट ने बोला कि अनमैरिड वुमेन भी कर सकती है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि लिमिट की बात करी थी कि जो फीटस की एज है उसके अकॉर्डिंग आपका अबॉर्शन अलाउ किया गया था। सो 1971 में 20 वीक्स तक का
आपका अबॉर्शन पॉसिबल था, आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसके बाद बोला मतलब परमिशन तो आपको डॉक्टर की लेनी होगी, एक डॉक्टर की बोला हुआ था। लेकिन 2021 के केस में क्या बोला गया कि 24 वीक्स फॉर द रेप सर्वाइवर्स एंड बियॉन्ड द 24 वीक्स अगर आपको करना है तो सब्सटेंशियल फीटल अबनॉर्मलिटीज़ के केस में ही किया जा सकेगा। तो मतलब जो अपर एज लिमिट थी फीटस की उसको बढ़ा दिया गया था फ्रॉम 1971 टू 2021 की अमेंडमेंट में। फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जो ओपिनियन रिक्वायर्ड होगी टर्मिनेशन से पहले, वो किसके लिए था? 1971 के अकॉर्डिंग अगर 12 हफ्ते तक का अबॉर्शन करवा रहे हो तो 1 RMP एंड 20 वीक्स तक का करवा रहे हो तो 2 RMPs, मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की आपको उसकी ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 2021 में बोल दिया गया ये आप टिल 20 वीक्स तक सिर्फ एक ही RMP के थ्रू कर सकते हो। 20 से 24 वीक्स के लिए 2 RMP की परमिशन चाहिए होगी एंड आफ्टर 24 वीक्स मेडिकल बोर्ड की अप्रूवल की आपको ज़रूरत होगी। सो ये चेंज आ गया, ये चेंजेस याद रखने ज़रूरी है कंपैरेटिव टर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ वुमेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कौन अबॉर्शन कराया उसके ऊपर, उसकी आइडेंटिटी रिवील करने के ऊपर। पहले क्या था, 1971 में 1000 रुपये तक का फ़ाइन लगता था, लेकिन इसे 2021 में 1 साल की जेल और फाइन दोनों या इनमें से कोई एक के लिए भी प्रोविज़न ऐड कर दिया गया। तो अब ज़रा 2021 का डील कर लेते हैं एक बार डिटेल में, ठीक है। सबसे पहला एक की प्रोविज़न क्या है यहाँ पे, टर्मिनेशन अगर ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और डिवाइस हो रहा है तो प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स आपकी अलाउ कर दी गई है टू द मैरिड वुमेन एज वेल एज टू द अनमैरिड वुमेन, ठीक है। एंड जो आपका जो अपर एज लिमिट है उसके लिए जो स्पेशल कैटेगरीज है वो आपकी बनाई गई है एंड जो अपर एज लिमिट है वो आपकी 20 से 24 वीक्स कर दी गई है, ठीक है। एंड जो हमने अभी ऊपर किया भी था कि जो स्पेशल कैटेगरी है इस एक्ट के सेक्शन कौन से में है, अब याद करना आप कौन से में, मैं नहीं बोल रही। नेक्स्ट, इस कैटेगरी में क्या बोला हुआ है कि जो सर्वाइवर्स ऑफ रेप हैं, विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट और अदर वनरेबल जो भी विमेन है, जैसे कि डिफरेंटली एबल्ड विमेन हो गए, माइनर्स हो गए, या और भी कोई जो डिफरेंट केसेस हैं जो इस लिस्ट के हुए हैं, वो आपके अबॉर्शन करवा सकते हैं अपर जो एज लिमिट है फीटस की वहाँ तक 24 वीक्स तक। एंड जो ओपिनियन आपको चाहिए होगा वो हमने अभी किया ही है, अप टू 20 वीक्स 1 RMP की रिक्वायरमेंट होगी ओपिनियन की, 2 RMP की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द 20 to 24 वीक ऑफ जेस्टेशन एंड स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी ओपिनियन की आफ्टर 24 वीक्स एंड वो भी इन द केस ऑफ सब्सटेंशियल फीटल अबनॉर्मलिटीज़, तभी आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी का आपका फैक्टर डाला हुआ है एंड इस फैक्टर में क्या बोला हुआ है कि जो नेम है या जो भी पर्टिकुलर आपकी आइडेंटिटी के जो भी इंफॉर्मेशन के एलिमेंट्स हैं विमेन के, उनको आप रिवील नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट किसको, जिस पर्सन को लॉ ने ऑथराइज कर रखा है कि भाई उसको आप बता सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपका रिवील करना जो इन्फॉर्मेशन है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस लॉ की, क्या जा रहा है कि इस लॉ के थ्रू ना मैटरनल मोर्टेलिटी जो है उसको ख़त्म करने की, प्रिवेंट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी फीटस में अबनॉर्मलिटी आती है सो उसकी डिलीवरी की वजह से जो विमेन है उसकी हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है एंड साथ में ड्यूरिंग डिलीवरी जो मदर है उसकी डेथ होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो मैटरनल मोर्टेलिटी को भी प्रिवेंट करने की कोशिश की गई है अकॉर्डिंग थ्रू दिस लॉ। एंड जो SDGs हैं उनको भी अचीव करने की कोशिश की गई है, 3.6, 3.7, 5.6। 3.1 क्या था, जिसमें था मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो को रिड्यूस करना है। 3.7 के अकॉर्डिंग है सेक्सुअल जो राइट्स हैं उसका यूनिवर्सल एक्सेस मिले एंड 5.6 SDG के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। एंड इसके थ्रू क्या हो रहा है, इन अमेंडमेंट के थ्रू आप विमेन को ना एक सेफ़ अबॉर्शन की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो कि हाँ ठीक है आप सेफली करवा लीजिए, किसी से पूछ के अच्छी जगह पर, मतलब डॉक्टर्स की परमिशन वगैरह लेके। ऐसा ना हो कि आप जहाँ पर फैसिलिटीज़ कम हो और वहाँ जाकर आप अनहेल्दी सिचुएशंस के अंदर आपको अबॉर्शन करवाना पड़े, ठीक है।
एंड इससे आपकी विमेन की डिग्निटी, ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड जस्टिस फॉर द विमेन को इंश्योर किया गया है। ठीक है, अब इश्यूज हम पहले क्रिटिसिज्म वो हम डाल चुके हैं, आप चाहो तो इसको भी डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट ओपिनियंस है टर्मिनेशन को लेकर। एक तरफ तो क्वेश्चन ओपिनियन आता है कि भाई आपको रिप्रोडक्टिव जो राइट्स है विमेन के, उनकी जो चॉइस है कि भाई उन्हें प्रेग्नेंट रहना है या नहीं रहना है, इसको ऑनर करना चाहिए। एंड सेकेंड ओपिनियन क्या आता है, फीटस की लाइफ के लेकर कि उसका भी एक राइट टू लाइफ है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड की बात करें ना, तो जो इन दोनों में ही जो लॉज बनाए गए हैं, उन लॉज में क्या किया गया है, अराउंड द वर्ल्ड जो फीटस की हेल्थ है और रिस्क टू प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको भी बेसिस बनाया जाता है बिफोर डिसाइडिंग कि भाई किन किन कंडीशंस को अलाउ कर सकते हैं हम अबॉर्शन के लिए। एंड यहाँ पर सेकेंड जो इशू अराइज होता है वो 24 वीक्स के बाद वाले का है, क्योंकि 24 वीक्स के बाद वाले के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉ में क्या बोला हुआ कि सब्सटेंशियल फीटल अबनॉर्मलिटीज़ के केस में ही मेडिकल बोर्ड जो है वो डायग्नाइज करेगा इस रिक्वेस्ट को। ठीक है, एंड अगर आपको फिर भी करना पड़ता है कि एक्सीड हो जाए आपके 24 वीक्स की लिमिट, तो आपके पास ऑप्शन रह जाता है सिर्फ और सिर्फ रिट पिटीशन करने का। मतलब अब इस चीज़ को समझते हैं। देखो, विमेन को जो लेट टर्म अबॉर्शन करवाना होता है वो सिर्फ इन्हीं कुछ सर्कमस्टेंसेस जो हैं, जैसे कि फीटल अबनॉर्मलिटीज़ हैं, सिर्फ उन्हीं में नहीं करवाना पड़ता। कभी कभी ऐसा होता है विमेन को जो अबॉर्शन है वो लेट के सर्कमस्टेंसेस में करवाना पड़ता है, जैसे कि कोई भी वनरेबल सिचुएशन होगी, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, जो प्रिजन्स है वहाँ पर उनकी वजह से प्रिजन में जाना पड़ गया उसकी वजह से, या फिर जो आपके पोस्ट प्रेगनेंसी सर्कमस्टेंसेस हैं उनमें अगर कोई चेंज आ जाता है, जैसे कि पार्टनर का सपोर्ट ना होना, फाइनेंशियल सिचुएशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कंडीशंस की वजह से भी उन्हें करवाना पड़ जाता है। लेट डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू लैक्टेशनल मेनोपोज, इस तरह की कंडीशन सर्कमस्टेंसेस की वजह से भी कई बार विमेंस को लेट टर्म में भी आपका क्या करना पड़ता है, अबॉर्शन की जो ऑप्शन है वो चूज़ करना पड़ता है। लेकिन लॉ तो सिर्फ 24 हफ्ते के बाद तो मना ही कर देता है कि अब कर ही नहीं सकते, फीटल अबनॉर्मलिटीज़ हैं तो आओ, अदरवाइज नहीं आओ। ठीक है, सो इसीलिए इस लॉ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इवन जो ये 2021 की जो ये अमेंडमेंट है ना, ये आपकी जो एज लिमिट तो लगा ही रही है, फीटस की एज लिमिट तो लगाई है 24 हफ्ते से ऊपर आप नहीं कर सकते, साथ में आपका जो कैटेगरी है वो बहुत छोटी कर रखी है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट अगर जो नेक्स्ट इशू हम बात करें तो वो है आपका जो डॉक्टर्स है ना, उनको आपका अबॉर्शन करने का राइट दिया हुआ है। मतलब जो अबॉर्शन है ओनली बाय द डॉक्टर जो भी स्पेशलाइज्ड हैं वही कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में 75% शॉर्टेज है डॉक्टर्स की इन द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जो भी रूरल एरियाज़ में है वहाँ पर तो डॉक्टर्स की कमी है। तो वहाँ पर जो भी विमेन है अगर उन्हें कोई भी अबॉर्शन करवाना भी है, सो प्रेग्नेंट जो विमेंस होंगी उन्हें फिर डिफ़िकल्टी होती है फैसिलिटीज़ एक्सेस करने में, जिसकी वजह से सेफ़ अबॉर्शंस नहीं हो पाते हैं या फिर उन्हें प्रेगनेंसी ही कंटिन्यू करनी पड़ जाती है। ठीक है, एंड दूसरा पता है एक और इशू क्या आता है कि जो आरएमपी है वो तो विमेन की प्रेगनेंसी किसी भी टाइम कर सकता है अलाउ करके। ठीक है, लेकिन अगर वो मना कर दे तो विमेन के पास पता है क्या होता है, लास्ट एक रिजॉर्ट ना फिर कोर्ट में जाने का रह जाता है। अब कुछ विमेन होती हैं जो चाहती हैं कि कोर्ट में जाए, ठीक है, लेकिन वो जा नहीं सकती, अनेबल होती हैं किसी भी कंडीशन की वजह से, सर्कमस्टेंस की वजह से, या फिर वो कोर्ट जाना नहीं चाहती। तो उस केस में क्या होता है, फिर वो जो प्रेगनेंसी है ना एक तरीके से आपकी विमेन के लिए क्या होता है कि उसको है ना ज़बरदस्ती उस प्रेगनेंसी को फिर कंटिन्यू ही करना पड़ता है, या फिर कोई ऐसा ऑप्शन चूज़ करना पड़ जाता है जो कि अनसेफ अबॉर्शन का हो। ठीक है, सो ये क्रिटिसिज्म दिया जाता है। अब वुमेन के राइट एंड हेल्थ की अगर हम बात करें तो देखो पूरे कोर्ट प्रोसीजर के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो वुमेन किसी भी तरीके से अपना जो भी सर्कमस्टेंसेस है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ उसके मिल गए, आरएमपी ने भी मना कर दिया और कोर्ट में वो जाने लायक किसी तरह हो गई, मान लो ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती हुई वो कोर्ट तक आ गई, तो कोर्ट में आने के बाद ना वुमेन को काफ़ी ज़्यादा जो एक हेक्टिक शेड्यूल है वो फॉलो करना पड़ता है।
वो जो पूरा मेडिकल सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, उसमें विमेन को काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, डिह्यूमनाइजिंग, ऑडियस, इस तरह की जो फीलिंग्स हैं उनको फेस करना पड़ता है। एंड जो उन्हें बार बार मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाना पड़ता है बाय पैनल ऑफ डॉक्टर्स, क्योंकि आफ्टर 24 वीक्स तो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है कि भाई जल्दी से जल्दी डिसीजन आए। तो उस टाइम पीरियड में जो कोर्ट है वहाँ पर जो भी लॉयर्स है ना, वो जो कोर्ट है उसको अपनी बात कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन पे। तो इस वजह से जो विमेन है उसे बार बार मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते रहना पड़ता है, ठीक है। एंड इस रिपीटेड मेडिकल एग्जामिनेशन की वजह से जो भी, चाहे अगर साइकेट्रिक करवा रहे हो इवेल्युएशन या साइकोलॉजिकल करवा रहे हो, उसकी वजह से जो विमेन है उसके ऊपर एक प्रेशर, जो मेंटल प्रेशर है वो डेवलप होने लग जाता है। फिजिकल प्लस मेंटल दोनों तरह का जो प्रेशर है वो डेवलप होने लग जाता है, ठीक है। एंड ऊपर से उस टाइम पे विमेन है ना पब्लिकली स्क्रूटनाइज की जा रही होती है, उसको डर भी रहता है, अप्रीहेंशंस भी काफ़ी रहते हैं कि अनसर्टन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि हो सकता है कोर्ट मना कर दे, मेरी माने ना, ठीक है। तो इस तरीके से मेंटल एक प्रेशर जो है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है वो विमेन को फेस करना पड़ता है, और जिसको कहा जाता है कि एक तरीके से आप उसे टॉर्चर कर रहे हो, ठीक है। ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि आप उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप तो उससे क्या कर रहे हो, एक तरीके से टॉर्चर कर रहे हो, बार बार यहाँ पे बुला के आप प्रोसीडिंग्स में उसके ऊपर उसके बारे में जो उसकी प्राइवेसी है, उसकी लाइफ है, उसको सारे कोर्ट में सभी के सामने जाके आप डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। उसको बार बार फिजिकली भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आफ्टर 24 वीक्स वीमेन की बॉडी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा टोल आ रहा होता है, ठीक है, फीटस की वजह से। तो उसको बार बार डॉक्टर्स के पास जाना, फिर कोर्ट रूम में आना, इस तरीके से जो ये बार बार आना जाना होता है ना, तो फिजिकल और मेंटल दोनों पर उनके ऊपर क्या कहते हैं स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है। सो 2023 की जो जजमेंट है, कोर्ट ने इवन उन्होंने भी कहा है कि कई बार कुछ केसेस जो कोर्ट्स ने डील किए ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक डील किया था केस, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है भाई, एक रिस्क टू मेंटल हेल्थ है, विमेन को अलाउ कर दो, जाओ अबॉर्शन कर लो, ठीक है। ऐसा ही केरला हाई कोर्ट ने 2022 में भी अलाउ कर दिया था ऑन द ग्राउंड की मेंटल हेल्थ के ग्राउंड के ऊपर उन्होंने विमेन को अलाउ कर दिया था। तो ऐसा नहीं मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, लेकिन जो कोर्ट्स हैं वो आपके ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल हेल्थ कई बार अबॉर्शन अलाउ भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कह रहे फिर भी ना, जिसमें अलाउ कर दिया तो ठीक है, जिसमें अलाउ नहीं किया उसका क्या, ठीक है। सो ये क्रिटिसिज्म दिया जाता है। सो विमेन की मेंटल हेल्थ को लेकर आप क्रिटिसिज्म ऐड कर सकते हो। दूसरा डॉक्टर्स वाला, कि भाई आपके डॉक्टर्स जो है उनकी आपके पास शॉर्टेज है। एंड दूसरा, अगर आपका डॉक्टर मना कर दे तो विमेन को फोर्स हो जाती है वो कोर्ट जाने के लिए, और कोर्ट अगर वो नहीं जा पाती है तो वो उसके लिए फोर्स प्रेगनेंसी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्रिटिसिज्म क्या डालेंगे क्रिटिसिज्म क्या डालेंगे, आपने 24 वीक से ऊपर की जो अलाउ की है ना जो आपने अबॉर्शन अलाउ किया है, वो सिर्फ आपने डाल दिया फीटल अबनॉर्मलिटीज़ के केस में। लेकिन जो विमेन है उसे और अदर सर्कमस्टेंसेस में भी आपका क्या करना पड़ता है, कभी कभी प्रेगनेंसी के लिए ऑप्शन चूज करना पड़ता है, वो आपने लॉ में डाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ आप क्या क्रिटिसिज्म डालोगे कि यहाँ पर आपके पास दो तरह के ऑप्शंस है, ओपिनियंस है, या तो रिप्रोडक्टिव ऑफ राइट्स ऑफ विमेन या फिर फीटस की राइट टू लाइफ। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आपका जो लॉ है ज़्यादातर टिल्टेड है टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ द विमेन, एंड इसमें भी आप क्या कर रहे हो, जो फीटस है उसको जो राइट टू लाइफ है उसके ऊपर आपका फोकस नहीं है, ठीक है। एंड जो आपकी 2021 में पुट्टास्वामी जो केस हुआ था उसके अंदर आपने बोला था कि विमेन के पास रिप्रोडक्टिव राइट होने का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन फिर भी आपने क्या कर दिया है, वो जो शिफ्ट ऑप्शन है विमेन के पास अबॉर्शन का, वो आपने एक डॉक्टर के ऊपर शिफ्ट कर दिया है इंस्टेड ऑफ द विमेन, ठीक है। सो ये कुछ आप इश्यूज इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, जो ऊपर हमने डिस्कस किए थे वो भी और ये वाले भी, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं वे फॉरवर्ड क्या है। सो देखो, सबसे पहला वे फॉरवर्ड तो आप क्या डाल सकते हो कि जो लेट टर्म अबॉर्शन सर्विसेज है ना, उस केस में अगर आपके जो अबॉर्शंस की केसेस आ रहे हैं वो फीटल अनोमली की वजह से, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, या फिर कोई भी डिसीजनल ऑटोनॉमी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इन बेसिस के ऊपर आपको डिसाइड करने चाहिए। पहला तो आप ये डाल सकते हो, ठीक है।
एडिशनल हार्डशिप जो है प्रेग्नेंट वुमेन को देने से थोड़ा बचें, जो अब कोर्ट प्रोसीजर वगैरह इन सब से वजह से उन्हें देखना पड़ता है, ताकि उन्हें एक सेफ, सिक्योर, लीगल, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, टाइमली मैनर में अबॉर्शन की फैसिलिटीज़ मिल सके। पहला तो आप ये वे फॉरवर्ड डाल सकते हो। दूसरा आप वे फॉरवर्ड क्या डाल सकते हो कि जब भी आप अबॉर्शन के केसेस डील करते हो ना, डिसाइड करते हो, तो उस टाइम पे आपको ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना चाहिए। जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड साइंस है उनका ध्यान रखो, और जो टेक्नोलॉजी है ना उसके अकॉर्डिंग जो एडवांसमेंट हो रही है कि टेक्नोलॉजी की मदद से कोई चीज़ हेल्प हो सकती है नहीं, इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना चाहिए। एंड थर्ड आप वे फॉरवर्ड ना ये भी डाल सकते हो कि WHO जो है उसने 2022 में WHO अबॉर्शन केयर गाइडलाइंस इशू किए थे। उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि स्टेट्स को फुल्ली डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए अबॉर्शंस को, एंड रिमूव कर देना चाहिए ग्राउंड्स बेस्ड रेगुलेशन। जो ये अभी अपने एज लिमिट लगाई हुई ना, फीटस की एज के अकॉर्डिंग आपने अबॉर्शन के लिए लिमिट लगाई हुई है, तो WHO ने अपनी गाइडलाइंस पे कहा है कि उन्हें भी आप रिमूव कर दो। ठीक है, कह रहे ताकि आप नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड इक्वल अबॉर्शन केयर प्रोवाइड कर सको। ठीक है, एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो WHO है ना, वो ये जो ग्राउंड बेस्ड कंट्रोल एंड जेस्टेशनल लिमिट्स होती है उनको कहता है कि मेडिकली अननेसेसरी पॉलिसी बैरियर्स हैं जो कि एविडेंस बेस्ड भी नहीं है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वे फॉरवर्ड ये डाल सकते हो कि आप जो गाइडलाइंस है WHO की उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो ये था आपका MTP एक्ट। आई हैव ट्राइड कि आपको जो दोनों ओपिनियंस है उसके जो आर्ग्यूमेंट्स है वो दोनों देने की प्रोवाइड कर सकूं, वो मैंने किया है। एंड आई होप ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडीइंग, बाय।